सब लोग आ गए। अच्छा, अभी बहुत कम लोग आए हैं। चलो जल्दी बताओ, लास्ट लेक्चर में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे और क्या क्या डिस्कशन चल रहा था। आवाज सबको आ रही है मेरी? यस सर। सर हम लोग सीरीज कर रहे थे। हाँ, हम लोग लाइमन बामर ये सब चल रहा था ना। और हम लोगों ने वो भी पढ़ा था ना, रीडबर्ग्स फॉर्मूला। रीडबर्ग्स फॉर्मूला पढ़ा था और लाइमन बामर पार्शियल सीरीज के क्वेश्चन किए थे। और मैंने तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा था, ट्राई करने के लिए। क्या सब लोगों ने घर पे? अरे बोलो, घर पे ट्राई हुआ कुछ? हेलो। लास्ट वाला चैप्टर जो लास्ट में मैंने क्वेश्चंस बोले थे सबको ट्राई करने के लिए, घर पे ट्राई हुआ कुछ? जल्दी बोलो भाई, आगे बढ़ना है। किसी ने ट्राई नहीं किया? हाँ, एक एक करके बोलो, माइक ऑन करके। किसी ने ट्राई नहीं किया? मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ है ना? जल्दी बोलो। अरे तुम लोग की आवाज मुझे क्यों नहीं आ रही है? क्या तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो? हम्म। चलो, नो इशू। देखो, जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलता है उसका घर पे ट्राई करना बहुत जरूरी है। अगर तुम ट्राई नहीं करोगे कुछ से दिक्कतें होंगी, क्योंकि क्वेश्चन हम ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, है कि नहीं? तो ये मैं कह रहा हूँ कि तुमको थोड़ा सा घर पे ट्राई करना पड़ेगा, उसके बारे में बातें करनी पड़ेंगी, तभी जाके काम होता है। एनीवे, चलो फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। तो पहले लेट्स स्टार्ट विद द डाउट। इफ एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग, ही कैन आस्क। अच्छा, यू आर सेइंग बट आई एम नॉट हियरिंग। हाउ कैन इट पॉसिबल कि आई एम नॉट हियरिंग? एक बार और बोलो तुम लोग कुछ। थोड़ी आवाज धीरे आ रही है, कुछ गड़बड़ है, ठीक से करो। क्या हो सकता है मैंने माइक ऑन नहीं किया सभी? हाँ, अभी आ रही है। हाँ सर आ रही है अभी आवाज? हाँ, मुझे भी तुम्हारी अभी आ रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं सर हम बोल रहे हैं आप नहीं सुन पा रहे हैं, तो उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। नहीं, आवाज तो सुन रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। ठीक है। नाउ, अब अभी कुछ बच्चे बाकी हैं, तो एक बार किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, अदरवाइज हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अगर कोई कुछ पूछना चाहता है, इंटरेस्टेड है पूछने में, तो बोलो। टेल मी, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं मुझसे तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मान लिया सबको आ रहा है, लेकिन अभी सारे क्वेश्चन हाँ सॉल्व। सर, हाँ बोलो। हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं हम लोग? विच न्यू टॉपिक आर वी गोइंग टू डू राइट नाउ? अभी हम लोग पहुंच गए थे हेडलाइन स्पेक्ट्रम पे। पहले तो उसके हाँ। सारे क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे। तो ठीक है। सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आता है, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर आनी है तो यहीं से आनी है ना। तो ठीक है। पहले तो मुझे वो पार्ट देखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल के सारे पार्ट, एंड उसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। तो कुछ टाइप के न्यूमेरिकल अभी बाकी हैं जो हमने लास्ट क्लास में नहीं किए थे। मैंने होमवर्क दिया था, बट आई एम श्योर तुम लोगों ने बहुत सारा ट्राई नहीं किया, और इस चक्कर में मुझे कुछ क्वेश्चन कराने पड़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर में कहाँ है? कौन मुझसे पूछ रहा है? पीओएससी तो हम मोल कंसेप्ट में पढ़ते हैं ना बेटा। यस वंश, सर, मोल कॉन्सेप्ट का टॉपिक है। तो मुझसे क्यों पढ़ना चाहते हो प्रिंसिपल ऑफ एटम? गलती से आ गया। गलती से आ गया, ओके कोई बात नहीं। मोल कंसेप्ट तो चल रहा है ना आपका, वहाँ देख लो आप। चलो फिलहाल मैं यहाँ बैठता हूँ। मुझे जो पार्ट कवर करना है मैं उस पार्ट पे अभी शुरू करूंगा, और सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे यहाँ। सबसे पहली बात यह है हम लोग के लिए यहाँ पे
कि मैंने एक मॉड्यूल सबको भेज दिया था, तो सब लोग पहले मॉड्यूल निकाल लो एक बार। सबके पास मॉड्यूल है ना अपना? अरे बोलो हाँ है ना? यस सर। यस सर, पेज नंबर। वेरी गुड, सबके पास मॉड्यूल है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और मॉड्यूल में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया था, तो हम उसी को जस्ट आगे बढ़ाएंगे अभी, फिर तो बात होती रहेगी। चलो लेवल 1 फाउंडेशन बिल्डर निकाल लो सब। फाउंडेशन बिल्डर में हम लोग पहले हम लोगों ने बोर्ड मॉडल शुरू किया था 1 से लेकर 36 तक करने का। उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि आप ट्राई कर लेना। अब तुम ही बताओगे कि तुमने कितने ट्राई किए ईमानदारी से, बट हमें सब करना तो है ही, ठीक है? तो हम एक एक करके शुरू करते हैं, उसके बारे में बहुत सारी बातें होंगी और सारे टाइप के क्वेश्चन करने की हम कोशिश करें, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लास्ट क्लास में रिवॉल्यूशन समझाया था और फ्रीक्वेंसी भी सिखाया था कि क्या होता है रिवॉल्यूशन, क्या होता है फ्रीक्वेंसी। ये सब बातें हमने लास्ट लेक्चर में की थी, अगर आपको याद हो। मैं उसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा और अभी हम ट्राई करेंगे उस क्वेश्चन को। तो 30, क्वेश्चन नंबर 30 सबको ट्राई करना है। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, पेज नंबर मेरे वाले मॉड्यूल में है 118 है, तुम लोग अपने मॉड्यूल में देखो। सबको ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 30, एवरीबॉडी आराम से देखो पहले, फिर हम बात। सब लोग पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, फिर हम उसके बारे में बात करें। किसी का आया भाई? किसी का तो आया होगा।
देखो भाई ये क्वेश्चन दिया है मैंने, सब लोग देख लो। क्वेश्चन नंबर है 30। ये वाला क्वेश्चन सबने एक बार पढ़ा, पहले ये बताओ तुम क्या है क्वेश्चन, बताओ। हाँ सर। क्वेश्चन है, इफ द रिवॉल्यूशन पर सेकेंड बाय द इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज दिस, देन द रिवॉल्यूशन पर सेकेंड बाय द इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में कितना। अब पूरी क्लास मुझे बताएगी कि मैंने लास्ट लेक्चर में रिवॉल्यूशन पर सेकेंड का मतलब समझाया था। रिवॉल्यूशन पर सेकेंड क्या होता है बताओ, होता क्या है ये बताओ। रिवॉल्यूशन पर सेकेंड क्या होता है बोलो भाई। फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं ना रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, हाँ या ना बोलो। बोलो यार, टेक्स्ट कर दो अगर आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, तो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी बात। सर लास्ट टाइम टाइम पीरियड ऑफ अ कंप्लीट रिवोल्यूशन इन ऑर्बिट ऑफ एच एटम सिखाया था। हाँ, मैंने टाइम पीरियड का डेफिनेशन बता के फिर फ्रीक्वेंसी समझाई। सबको याद है ये बात? हाँ सर। तो ये वही क्वेश्चन है, उसी के थ्रू हमें करना है। तो आपको करना क्या है इस सवाल में, अगर हमसे कोई पूछे कि ऐसा कोई सवाल आता है तुम कैसे इसको कर, सबसे पहले करना ये है सबको यहाँ पे कि क्वेश्चन में जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था उसको उसमें इसको डालो, और जो कांस्टेंट की वैल्यू है उसको लैम्डा के टर्म में लो। जो भी कांस्टेंट की वैल्यू है उसको लैम्डा के टर्म में लो, और उस कांस्टेंट को अगले जगह पे यूज करो नेक्स्ट टाइम। मतलब जब तुम नेक्स्ट कर रहे होगे तो तुम एग्जैक्टली वो कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि कुछ जो कांस्टेंट चीजें होंगी वो फिक्स। ठीक है, तो तुमको ये लगाना पड़ेगा पहले, तो जब तक ये लगाओगे नहीं काम नहीं चलेगा। सबको ठीक है? सो मैं क्या बोल रहा हूँ जरा उसको समझो पहले, फिर बात करना। सो सिचुएशन के हिसाब से हमको पहले क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, और ये देखना होगा कि उसमें कोई कांस्टेंट भी है क्या। ठीक है, चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं, और मैं आपके लिए पूरा ही सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सिखाना पड़ेगा। आइए करते हैं। सो इट्स लाइक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले सबके पास क्वेश्चन होना चाहिए, वरना क्वेश्चन ना हो तो फिर समझ नहीं आएगा। तो ये देखो, ये है तुम्हारा ये क्वेश्चन जिसकी जरूरत है हमको। क्वेश्चन नंबर 30, सब लोग देखो, हम इसको करने जा रहे हैं सॉल्व। सब लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 30 और आई एम गोइंग टू सॉल्व इट हियर फॉर यू। इसका हम बनाने जा रहे हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होगा, चलो कोई एक बच्चा मुझे फॉर्मूला बता दो, क्या फॉर्मूला सिखाया था फ्रीक्वेंसी। अरे लास्ट क्लास में कुछ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताया था ना, क्या था बोलो। अरे सिखाया था ना, टाइम पीरियड निकालो। टाइम पीरियड क्या होगा, 2πr/वेलोसिटी। और 2πr क्या होता है, r का फॉर्मूला होता है r0 n²/z। v का फॉर्मूला होता है v0 z/n, n ऊपर चला जाएगा। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2πr0 v0, और ऊपर आ रहा था n³ और नीचे आ रहा था z²। सबको याद है? ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो। फिर हम क्या करते थे, फ्रीक्वेंसी निकालते थे। फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या हम लोगों ने कहा, फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड होती है। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए टाइम पीरियड ये हो गया, यानी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है
एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन को, वही टाइम पीरियड है और ये है वो टाइम। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन होंगे, तो टाइम पीरियड का पूरा उल्टा होता है। तो इसको उल्टा कर लो, फ्रीक्वेंसी इज 1/t, सो इट शुड बी v नॉट z स्क्वायर 2 pi r नॉट m3। तो ये फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी। अरे बोलो सब लोग, अब ये पढ़ो क्वेश्चन, ये लगाना है तुम्हें। अब क्वेश्चन के हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी है उन्होंने खुद दिया है, उन्होंने दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी है दिस। देख लो सब लोग, तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, ये लग रहा होगा, बोलो। ऐसा कुछ। अब यहाँ पे बात चल रही है हीलियम हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट। जब हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट की बात चल रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा इक्वल टू v नॉट जेड की वैल्यू 1 स्क्वायर 2 पाई r नॉट और थर्ड ऑर्बिट है, मतलब ये हो गया 3 का क्यूब, ये हो गया लैम्डा। इसका मतलब है कि ये जो कांस्टेंट हो गया v नॉट 2 पाई r नॉट जो हर बार रिपीट हो, वो हो जाएगा 9 दिस। बोलो हाँ या ना, बोल सकते हैं साहब? अरे बोलो। यस सर। हाँ, ये Yes. वाला इंफॉर्मेशन याद रखो, ये तुम्हारे काम है। ये लिया। अब क्वेश्चन क्या क्या है? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रिवॉल्यूशन पर सेकंड बाय द इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम। अब सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम में लगाना है, कोई बात नहीं, तो फ्रीक्वेंसी हम निकालने जा रहे हैं फॉर सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम। सी फॉर सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। अब सारा फॉर्मूला यूज कर लेंगे फिर से, फॉर्मूला तो यही है, तो लिखेंगे v नॉट। अब हीलियम के लिए z की वैल्यू हो जाएगी 2 स्क्वायर 2 पाई r नॉट, और ये क्वेश्चन में सेकेंड ऑर्बिट बोल रहा है, तो यहाँ पे n के जगह पे 2 लिखेंगे, 2 का होल। सो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो अपने को मिल रहा है v नॉट 2 पाई r नॉट 4/9, सॉरी 8। सो ये तो अपने पास ये पूरा फॉर्मूला मिल रहा है v नॉट 2 पाई r नॉट इंटू 2। अब ये वाली चीज तो हमको पहले से पता है, कितना है 9 लैम्डा। अरे सब लोग बोलो, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग बोल नहीं, ठीक है, देख लो एक बार। सो इस तरह से हम दिमाग लगा सकते हैं। ये मैंने सही फॉर्मूला लगाया ना। सो हम लोग 9 लैम्डा की जगह पे ये लिख सकते हैं, बिकॉज हमने 9 लैम्डा पहले ही ऊपर निकाल रखा है। एक बार चेक कर लो मैंने सही निकाला है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक बार देखो एक क्वेश्चन, रिवोल्यूशन पर सेकेंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, सही किया। इसको मैंने उल्टा किया, अरे यार मैंने इसको उल्टा नहीं किया, कर दिया, हाँ कर दिया v नॉट z स्क्वायर 2 पाई r नॉट m क्यूब। ठीक है। सो v नॉट z स्क्वायर 2 पाई r नॉट, ये वैल्यू हो गई, ठीक है 9 लैम्डा। सो हियर वी विल हैव 9 लैम्डा। सर 3 का क्यूब आपने 9 लिखा है ऊपर। गलत किया क्या? अच्छा ये 27 होगा क्या? 27 होगा, ये बोल रही है तुम? हाँ सर 3 क्यूब है ना, बिकॉज n क्यूब। हाँ सर। गुड। अब ठीक है, 27 लैम्डा होगा ना? ठीक। अब ये कह रही है कि सर 3 का होल क्यूब 27 होता है ना, 9 लिखा हुआ है, गलत किया, सही बात।
इसलिए अब अपना हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं 27 दिस बाई 2, सो आंसर हो जाएगा 13.5। सो ये हमारा हो गया आंसर। इसको कैसे सॉल्व किया मैंने क्या किया, ये वाली चीज दी हुई थी, तो लैम्डा को मैंने जो कॉन्सेप्ट, देखो इसमें ये जो पूरा फॉर्मूला है, ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारा फॉर्मूला है ये, इसमें ये वाली चीज तो सब में रिपीट होगा ना, कॉमन ही होगा, वेरिएबल ये दोनों हो गए, तो मैंने ये वाली चीज को इसके टर्म में निकाल लिया, तो इसके टर्म में मुझे ये मिल गया। तो अगली बार जब मैंने हीलियम के लिए लगाया तो फिर से मुझे ये वाली चीज मिली, इसके बदले मैंने ये लिख दिया, तो इस तरह से हमको मिल गया 13.5। सब लोग देखो समझ में नहीं आ रहा तो बताओ। सो दिस इज आवर आंसर। यस ऑप्शन बी आ गया। ओके, सो अपने को ज्यादा टेंशन नहीं है, बस यही करना है। एंड किसी को भी लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल था, नहीं आ रहा है, तो प्लीज आस्क मी, यू कैन आस्क हियर ओनली, ठीक है? आगे बढ़ूं मैं? यस सर। हाँ जल्दी Yes. से देखो, ये लिख लो, सबने ये नोट कर लिया? हाँ या ना बोलो भाई। देखो यहाँ से अब अपने को याद, अब बार बार नहीं बताऊंगा मैं, अब तुमको ये फॉर्मूला आ जाना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला, और कौन सा नीचे वाला, ये दोनों रट जाओ, बार बार तुमको नहीं बताया जाएगा भाई। वो समझ में आ रही बात? अब बाकी थोड़ा मैथ्स लगा रहा हूँ, तो मैं तुमको कहा था ना, जब तुम थोड़ा बहुत मैथ्स लगाना नहीं सीखोगे तब तक तुमको सारे आर्ट्स नहीं है। थोड़ा मैथ लगा रहा हूँ, थोड़ा सा, एक फ्रीक्वेंसी किसी निकाला दूसरे में यूज किया। किसी को भी लग रहा है बहुत दिक्कत है तो पूछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहा हूं मैं, सब लोग ध्यान देंगे। अब 31 ट्राई करेंगे सब लोग, चलो ऐसे ही सोच के 31 करना है, उसमें फॉर्मूला कुछ और होगा बट सोच यही रखनी है। देखते हैं कौन कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, एवरीबॉडी ट्राई टू सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 31 करना है सबको, ट्राई करो। ये देखो, ये क्वेश्चन अभी हम लोग 31 ट्राई करने वाले। आई होप तुम लोग कर सकते हो, अच्छे से दिमाग लगाओ। क्वेश्चन नंबर 31, रेडी एवरीबॉडी? तो लेट्स सॉल्व 31। सबसे पहले बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? काइनेटिक एनर्जी है 4th ऑर्बिट में हाइड्रोजन की तरह। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है वो तुमको सोचना पड़ेगा। मैंने क्या सिखाया है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? Kinetic energy is equal to minus of total energy. एक तो ये फॉर्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी होता है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। सबको क्लियर? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, वो यूज करेंगे हम। तो अगर काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाती
और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है क्या होता है? ई नॉट, अरे बोलोगे, ये होता है ना। अब इसको पुट करो, ई नॉट की वैल्यू सबको पता है, लेकिन खैर यहाँ के हिसाब से चलना। तो क्वेश्चन है कि इफ द फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो ठीक है, तो फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, तो जितनी काइनेटिक होगी उतनी टोटल होगी, सिर्फ साइन ऑफ। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो दी हुई है, दिस अमाउंट तो वही होगा, सिर्फ साइन का फर्क होगा। टोटल एनर्जी हो जाएगा माइनस कर लो, यानी यहाँ पे हो जाएगा ई नॉट एंड जेड स्क्वायर, तो हाइड्रोजन है तो जेड की जगह पे 1 लिखेंगे, और एन स्क्वायर सबको पता ही है, फोर्थ ऑर्बिट बोल रहा है क्वेश्चन, जब क्वेश्चन में फोर्थ ऑर्बिट बोल रहा है, ठीक है। One second. तो ये उन्होंने हमें दिया हुआ है, हम तो बस उसको यूज कर रहे हैं। तो ये ई नॉट इंटू 1 स्क्वायर, और फोर्थ सीरीज है, फोर्थ सेल है, तो फोर्थ होगा, इसका मतलब यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है पता ही। तो ये हो गया ई नॉट बाई 16 इक्वल टू दिस, ये उन्होंने खुद लिख के दिया है, ऐसा कुछ चेक कर लो, तो दिया है ना, देखो ऐसे कुछ दिया है, देखो एक बार। सो यहाँ से ई नॉट निकाल लो, ई नॉट इक्वल टू कितना होगा बताओ, अगर ध्यान दिया जाए। सो ई नॉट इक्वल टू हो जाएगा 16 दिस, होगा हाँ या ना? Yes, sir. So और अब minus तुमको अब हाँ माइनस भी होगा, बट कोई नहीं, माइनस तो वहां भी होगा, कट जाएगा। तो अब पूछ रहा है बताओ इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर देखो पूछ रहा है कि टोटल एनर्जी बताओ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ Li2+। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो Li2+ की फर्स्ट एनर्जी निकालनी है हमें। सो फॉर्मूला वही हो जाएगा, ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एल। ई नॉट तो फिक्स है, जेड स्क्वायर हो जाएगा Li+ के लिए 3 का स्क्वायर, अब पहला सेल है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये और लोगों ने ई नॉट की वैल्यू क्या ली होगी, 16, पुट करो। सो जो एनर्जी हम निकाल रहे थे Li2+, वो एनर्जी हो जाएगी ई नॉट के जगह पे दिस 16E, और ये हो जाएगा 9। सो ये तुम्हारा आंसर। सब लोग ध्यान दो, किसी को नहीं समझ आ रहा तो बोलो। Tell me now, what will be the answer? अरे अब तो बोल दो। 144. क्या ये गेम समझ में आ रहा है तुम लोग को, क्या किया मैंने? बोलो ध्यान से सोच के बताओ। ये तुम्हारे मॉड्यूल का सवाल है, तो मैं तुम्हारे लिए कर, सवाल क्या है जरा देखो। सवाल तुम्हारे पास है, उसमें देख सकते हो, यहाँ भी है। उसने हमको हाइड्रोजन के जो इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से बातें में करें। तो उसने हमको हाइड्रोजन का एक पर्टिकुलर शेल नंबर बताया था, और हमसे पूछ रहा था हीलियम लिथियम का पहले से। तो हमने क्या किया, पहले उस इंफॉर्मेशन को यूज किया, और इंफॉर्मेशन को यूज करके ई नॉट की वैल्यू किया, क्योंकि आंसर जो था वो ई इसके टर्म में था, तो अजीब सी क्वांटिटी इसके टर्म, इसलिए मुझे ई नॉट को इसके टर्म में लेना। सो ये मैंने थोड़ा सा मैथ लगाया है, और कोई बड़ी बात नहीं है, तुम लोग कर सकते हो।
तो बताओ भाई, किसको किसको समझ में नहीं आया, हम बात करते हैं। कोई है जिसको समझ में नहीं आया? बोलो। नहीं सर, क्लियर है। अरे बोल दो यार, नहीं समझ में आया तो बोलना चाहिए, बोलो। कोई है जिसको अभी कोई तक नहीं समझा? समझ में आया? हाँ, समझा सर। समझा। सर समझा। ठीक है, कूल। अगर समझा तो बहुत बढ़िया। अब मुझे अगला सवाल चाहिए जो सब लोग ट्राई करने वाले हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 30। एवरीबॉडी विल ट्राई। ये 31 था, 32 सब लोग ट्राई करें। चलो पढ़ो ध्यान से, दिमाग लगाओ, सॉल्व जल्दी, अच्छे से सोचो पहले। कोई एक बच्चा तो ट्राई मारो, कैसे करोगे सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। If same energy is supplied to electron in ground state of hydrogen as well as helium plus, एक एनर्जी जो है हाइड्रोजन को और हीलियम प्लस को दोनों को सप्लाई किया गया, इलेक्ट्रॉन जंप्स टू फिफ्थ मेन शेल इन हाइड्रोजन, सेम एनर्जी दिया गया, उससे हाइड्रोजन वाले के उसमें फिफ्थ शेल में पहुंच गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसी सेम एनर्जी से हीलियम में कहां तक पहुंचे, मतलब ग्राउंड में दोनों के इलेक्ट्रॉन थे, हमने सेम एनर्जी हाइड्रोजन को भी दिया, सेम एनर्जी क्या बोलते हैं इसको, हीलियम को भी दिया। हाइड्रोजन वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो फिफ्थ शेल में चला गया, यानी शायद हमने उसको इतनी एनर्जी दे दी जो 1 और 5 के बीच में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सेम एनर्जी अगर हीलियम को देंगे तो कहां तक, बताओ सोच। बोलो भाई। सपोर्ट। अरे कोई तो बस सही बताएगा, एकदम आसान सवाल है, सोचना तो पड़ेगा यार, बिना सोचे काम नहीं चले, हम बिना सोचे काम नहीं चला सकते, मजबूरी है हमारी, प्लीज समझो। चलो करते हैं 32।
क्वेश्चन है कि ये शेल्स 1 2 5, अब ये हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट था, हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके 5 में। अब इसके लिए हमने कितनी एनर्जी दी होगी, जितना ये दोनों के बीच का गैप होगा। तो यहाँ पे कितनी एनर्जी है 13.6 और यहाँ पे कितनी एनर्जी है, ये एनर्जी गैप, सुन रहे हो? ये एनर्जी गैप इन दोनों के बीच में जो भी हो हमें निकालना पड़ेगा, और यही एनर्जी गैप हम हीलियम को फिर देंगे और देखेंगे कितनी एनर्जी देने के बाद हीलियम कितनी दूर जाता है। क्योंकि हीलियम की एनर्जी अगर देखेंगे तो हीलियम की एनर्जी हो जाएगी 13.6 इंटू 4, यहाँ पे हो जाएगा 13.6 बाई 4, मतलब ऐसे चलता रहेगा। अलग अलग बात है, एनर्जी लेवल अलग अलग है, दोनों के निकालने का तरीका अलग अलग है, वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे हर की एनर्जी निकाल सकते हो। 13.6 इंटू 4, यहाँ हो जाएगा -13.6 इंटू 4/4, यहाँ पे -13.6 इंटू 4/9, यहाँ पे -13.6 इंटू 4/16, ऐसे करके एनर्जी जा रही है। तो तुम गैप निकाल लो, हर गैप को निकालो और देखो कि कौन सा ऐसा है जहां पे ये मैच करेगा। जल्दी करो। देखो मुझसे कहोगे तो मैं तो बहुत आसानी से निकालूंगा। देखो मैं तो ऐसे आसानी से निकालूंगा कि एनर्जी सेम है तो वेवलेंथ भी सेम होगा। अब मेरे को एक फॉर्मूला पता है रेडबर्ग, अगर किसी की एनर्जी सेम है तो वेवलेंथ भी सेम होगी, क्योंकि एनर्जी इक्वल टू क्या होता है hc/λ। मुझसे पूछोगे तो मैं तो ऐसे कर लूंगा 1/λ इक्वल टू r/z², 1/1², और जहां जंप होके गया गैप निकाल लेंगे। जंप होके जो गया है वो है 5 ओम यानी 24। इतनी एनर्जी हमने दी है, तो ये हो गया r/z² बाई, ये देख लो, चेक कर लो, ये लैम्डा की वैल्यू हो गई। अभी रहने दो इसको ऐसे। अब इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसकी वैल्यू दी हुई है जो भी। ये यहाँ से आ गया 5वें तक पता है 1। अब यहाँ से अगर हम चाहें कुछ कांस्टेंट की वैल्यू हम ले सकते हैं। अब एग्जैक्टली इतना ही एनर्जी लगा है हीलियम, तो जब हाइड्रोजन लेते हैं तो यहाँ पे 1 की जेड की वैल्यू 1 है। ये वाला चीज एग्जैक्टली रिपीट होगा क्योंकि एनर्जी सेम है। दोबारा एनर्जी सेम है मतलब 1/λ सेम होगा, फिर से यही लगाएंगे, बट इस बार जेड के जगह पे लिखेंगे 2², यहाँ पे लिखेंगे 1²। लेकिन ये वाली क्वांटिटी कितनी है हमको नहीं, तो अपने को ना n की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, और कुछ करना ही। बोलो, इस n की वैल्यू निकालनी है और ये दोनों आपस में सेम, तो हम इसको लिख सकते हैं हीलियम की बात हो रही है, हीलियम है ना। हीलियम में यही तरह की जेड की वैल्यू 2 होता है। अब यहाँ पे जो जेड की वैल्यू हम लेने जा रहे हैं वो हमको निकालना है। यहाँ जेड आर से आर कट गया, बाकी रिलेशन निकाल लो, तो ये हो जाएगा 4 - 4/n², यहाँ हो जाएगा 1 - 1/। सॉल्व कर लो इसको इधर ले लो। 4/n² - 25 इक्वल टू 4 - 1 मतलब 3। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत है, तो यार सॉल्व करो और n की वैल्यू, जो n की वैल्यू है वही आंसर।
किसी को कोई भी दिक्कत है तो डाउट पूछ सकता है। देखो कॉमन फॉर्मूला मैंने तुमको बता दिया, अब मैं तुमको यूज करना सिखा रहा हूं। क्वेश्चन पढ़ना है और सही लगाना है। क्वेश्चन में दिया गया कि एनर्जी गैप सेम होंगे हाइड्रोजन में 1 से 5 और हीलियम में भी 1 से समथिंग, बट वो समथिंग क्या है वो बताना है। तो अगर एनर्जी सेम होगा तो लैम्डा भी सेम होगा, इसलिए LHS दोनों केस में बराबर है। इसलिए मैंने इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पुट कर दिया। पुट करने का लॉजिक यही था क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है तो लैम्डा भी सेम होगा। एन की वैल्यू बताओ कितनी होगी? बोलो यार। जल्दी बोलो, एन की वैल्यू निकालो फटाफट। अरे एलसीएम ले लो। सॉल्व करो। सॉल्व हो जाएगा। बोलो आंसर कितना होगा? चेक कर लो ध्यान से। देखो क्या मिलेगा जब सॉल्व करोगे तो, जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा देखो। सॉल्व करोगे तो मिलेगा, एन की वैल्यू कितनी आएगी बोल यार, इतना समय नहीं है। 100/76। अरे बोलो, अरे आएगा ना। तुम लोग सुन पा रहे हो नहीं सुन पा रहे हो? बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ सर माइक बंद हो मुझे गया क्यों तुमने। हाँ सर। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो होगा ये फ्रैक्शन में आएगा। यस अब सर। याद रखना, अब यहाँ एक नई बात तुमको सिखाना चाहता हूँ, वो याद रखो। देखो यहाँ पे कोई फ्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं। अगर कोई n = 1 पे है तो या तो 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 5 पे जाएगा। अब यहाँ 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 नहीं आएगा। तो जब भी कोई फ्रैक्शन आए तो गड़बड़ है। इसका मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता। देखो 1 से कोई निकलेगा तो 2 पे पहुंचेगा, बीच में अटक जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर वो आगे बढ़ेगा, अगर सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि वो 2 तक जा सके तो लौट के वापस 1 पे आए। इसलिए इस केस में आंसर 1 ही होगा क्योंकि ये आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है। तो बिकॉज ये तुम्हारा फ्रैक्शन में आ रहा है 1 पॉइंट समथिंग जो भी है, तो फ्रैक्शन वाले केस में हमको याद ये रखना है कि मूवमेंट नहीं माना जाएगा। ये फ्रैक्शन आ रहा है, इसका मतलब है कि 2 पर भी नहीं पहुंचा, 1 और 2 के बीच में कहीं था तो वापस लौट के 1 पे चला गया। तो यहाँ पे टेक्निकली हम n की वैल्यू को 1 ही माने। अगर वो 2, देखो जंप या तो 1 से 2 पे होगा या 3 पे होगा या 4 पे होगा, 5 पे, फ्रैक्शन में पॉसिबल ही नहीं। तो देखो मैंने क्या किया, 2 फॉर्मूले को इक्वेट किया और हम पता करना चाह रहे थे कि जितनी एनर्जी हमने हाइड्रोजन को दी थी उतनी एनर्जी हीलियम को देंगे तो क्या होगा।
अब लास्ट लेक्चर में मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था रीडबर्ग, और रीडबर्ग फॉर्मूला में लैम्डा का फॉर्मूला था। समस्या ये कि डेल्टा ई इक्वल टू होता है अच्छी वाला, जो रिलेशन लैम्डा पूरी तरह से, अगर किसी का एनर्जी बदल रहा है तो लैम्डा ही बदल। तो अगर किसी एनर्जी गैप की, किसी दो गैप की एनर्जी लेवल सेम है, किसी दो अलग अलग लेवल के बीच का गैप का एनर्जी सेम है, तो वेवलेंथ भी सेम हो। बस यही मैंने यूज किया और ये सामने। किसी को नहीं समझ में आया है तो पूछ सकता है। इससे हमने एक नई चीज सीखी कि जंप हमेशा नंबर्स पे होंगे, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 5। कुछ फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि फ्रैक्शन में जंप करवा, दैट जस्ट नॉट पॉसिबल। क्लैरिटी आ रही? बोलो। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसका हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम का सवाल। 39, एवरीबॉडी विल ट्राई। क्वेश्चन नंबर 39 सब लोग ट्राई करें, ठीक? चलो चलो भाई, ये सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 39, सबको करना। सब लोग पढ़ो, ट्राई करो। क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेव नंबर। वेव नंबर मतलब क्या होता है? 1 बाय लैम्डा, ये वेव नंबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेव नंबर इन टर्म्स ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट व्हेन, मतलब आपसे ये फॉर्मूला यूज करने के लिए बोल रहा है। n1 मतलब कम नंबर ऑफ सेल, n2 मतलब हायर। So find the value of wave number in terms of Rydberg constant when the transition of electron takes place between two level helium plus ion with sum is 4, difference is 4. So sum is 4, n1 plus n2 कितना? 4 और difference is 2, मतलब n2 minus n1 कितना? n1 n2 की वैल्यू बताओ भाई, क्या होगा? अरे बोल दे यार। देखो n2 की वैल्यू हो गई 3, और जैसे तुम जानते हो कि फॉर्मूला है n1 plus n2 4 है, तो n1 जो होगा वो हो जाएगा, तो n2 हो गया 3, n1 हो गया 1, तो लैम्डा कितना हो जाएगा? ये फॉर्मूला। आर की वैल्यू मैंने तुम लोग को बताया हुआ है, अब ये फॉर्मूला लगा लो। हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू 1 ही होगी, यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ सॉल्व कर लो। ये जो है यही आंसर कितना हो जाएगा? तो 1 बाय लैम्डा इक्वल टू हो गया 8/9 है, और इस 1 बाय लैम्डा को ही हम वेव नंबर की, यही आंसर है। तुम देखो मैंने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं।
पढ़ो और बताओ क्या आंसर। बताओ, कुछ भी किया हो तो बोलो। कुछ भी नहीं किया, ये बस यूज किया, मुझे n1 n2 की वैल्यू मिल गई, बस मैंने फॉर्मूला लगा दिया, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इस तरह से हमारा काम होता है और हम सॉल्व करते हैं। ये आंसर होगा। बोलो, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बोलो। देखो, फॉर्मूला पढ़ना हमेशा एक अलग बात है, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ने से नहीं होता। जब तक तुम उस पर प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो टॉपिक तुम्हारी हो ही नहीं सकती। किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। No, sir. ध्यान से पढ़ो, ऑप्शंस देखो, अगर लग रहा है कि हाँ सर हमको थोड़ा और चाहिए था हेल्प या हमको दिक्कत है, प्लीज आस्क, हम उसका जवाब ढूंढेंगे, फिर से बताएं। सोच समझ के बताओ मुझे, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा। बोलो। सर इसकी, आपने जेड स्क्वायर को रिमूव किया ना सेकंड वाले में। हाँ क्योंकि हाइड्रोजन था ना, हाइड्रोजन के लिए जेड स्क्वायर तो 1 ही होगा। हीलियम था क्या? देखो, ये सर हीलियम। हीलियन था ना। हाँ तो बोलना चाहिए ना, मुझे भी याद थोड़ा होता है। लगा लो, तो यहाँ पे लगा लो तुम लोग। हीलियम है तो 2 कर लो, आई एम सॉरी, इसको 2 कर लो, 2 स्क्वायर। हाँ तो कितना हो जाएगा? चेक कर लो एक बार जो भी है। ठीक है, क्या आंसर है इसका? 32r/9। हाँ ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 32 आर। डन सबको? अब देखो, कुछ बच्चे समझ रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। गलतियां जब निकालने लगो टीचर का तो समझ लो कि चलो तुमको बात समझ में आ रही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे लग रहा है सब लोग को मजा नहीं आ रहा है। देखो, मेरे पास अगर कोई और जुगाड़ हो ना, तो मैं शायद तुमको जोर दे के ये ना पढ़ो, है ना। यकीन मानो मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं है सिवाय इसके कि मैं तुमको ये पूरा पार्ट, देख मैं तुम्हें बता दूं, एज ए टीचर अगर मैंने तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सिखाया ना, तो कोई फायदा नहीं मेरे पास। और अगर मॉड्यूल के क्वेश्चन तुम खुद से सॉल्व करना नहीं सीखे तो सारी ही पढ़ाई बेकार। इसलिए मैं फाइट मार रहा हूं कि तुम सबको मॉड्यूल वाले क्वेश्चन सॉल्व करने अच्छे से आए। ठीक है, एक बार ये आर्ट तुम सीख गए तो तुम नए क्वेश्चन को बड़े आराम से करो। सिर्फ थ्योरी पढ़ाना हम कोचिंग वाले टीचर का काम नहीं है, कोई स्कूल वाले लोग करते हैं। हमारी अल्टीमेट कोशिश क्या होती है कि हम तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएं। आई होप क्लास इस बात को समझ रहा होगा। और जैसे कुछ बच्चे फटाफट अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मुझसे मुझे बता रहे हैं, वैसे बाकी लोग भी बताएं। ओके डन सबको? मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन। यहाँ पे 34 होगा क्योंकि जेड स्क्वायर की वैल्यू में भूल गया था, हीलियम था तो जेड की वैल्यू 2 होगी। बिल्कुल सही बात। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। डन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम चल रहा है, हम उसके कई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उस पर बातें कर रहे हैं और उस पे ही चल रहा है काम। अब हम दूसरे तरफ बढ़ेंगे, दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। सब लोग ट्राई करेंगे 49, एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 49, सब लोग ट्राई। ये सवाल है।
चलो ट्राई करो, अच्छे से सोचो, एकदम अच्छे से आंसर लाना है सबको, बढ़िया से सोचो और करो। बोलो क्या होगा आंसर और कैसे करेंगे। दिमाग लगाओ, बताओ। चलो करते हैं। अरे कोई है जिसने कुछ किया और आंसर आसपास है? बोलो। कोई वो जेड स्क्वायर यूनिवर्सिटी हो गया ना? शुभम क्लियर हो गया ना तुम्हारा डाउट? शुभम? हाँ यस सर, वो हीलियम ले लिया ना हमने, ओके क्लियर है Yes, सर। sir. हाँ मिस्टेक हो गया, तो चलो अब ना 49 ट्राई करो तुम लोग ईमानदारी से, सोचो बढ़िया से, ऑनेस्टली ट्राई करो, हो जाएगा। एक बार एक ही चीज पे सोचो, फिर दूसरे को जोड़ो उसके साथ, थोड़ा सा मैथ लगाना बस। चलो चलो करो। किया जाए सवाल? पढ़ो पहले क्या लिखा है। इफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इज x, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन, लाइमन का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगा? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइमन, नोट्स में लिखवाया था मैंने। जब इन्फिनिटी रहता है। सिखाया था 1/λ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या करते हैं हम लोग। और इसमें भी क्वेश्चन में साफ साफ है हाइड्रोजन तो 1, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइमन का मतलब होगा इंफिनिटी से जब, सही है ना? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तब होता है जब एनर्जी हाईएस्ट होता है, और एनर्जी हाईएस्ट तब होता है जब जंप कहां से करते हैं, इंफिनिटी से, यानी ये वाली चीज तो जीरो हो गई। सो 1/λ इक्वल टू क्या हो गया भाई बताओ? आर। अरे हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना? यस सर। अब देखो इसी इंफॉर्मेशन को यूज करना है। अब पूछ रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर, लेट्स से ये λ1। So 1/λ is equal to r is equal to x. हाँ बिल्कुल सही बात है, 1/λ2 क्या हो जाएगा आर। और अब हमसे पूछ रहा है हीलियम का, तो 2 का स्क्वायर, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कह रहा है, और इसमें भी कह रहा है बामर, बामर का मतलब होगा 2 का स्क्वायर, और लॉन्गेस्ट का मतलब होगा उसके ठीक आगे वाले से,
यानी थर्ड्स। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी मतलब ठीक उसके आगे वाले से। तो ये हो जाएगा 4R, और अंदर क्या होगा 36, 9 - 4, ऐसा कुछ होगा, हाँ है ना, बोलो बोलो यार। सो हाँ सर। 1 by lambda equal to, we can write 4R into 5 by 36. So 4 into 9, it should be 5R by 9. सही है। अब लैम्डा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, उल्टा कर लो। लैम्डा 2 इक्वल टू क्या होगा 9 by 5R, होगा कि नहीं होगा। Yes. और R की वैल्यू हम लोगों ने ऊपर क्या निकाला, अब R के जगह पे हम 1 by लैम्डा लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन देखो, उसने लैम्डा की वैल्यू जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और हाइड्रोजन था वो x बोला हुआ था, यानी लैम्डा 1 के जगह पे हम x पुट कर सकते हैं। सो R को मैं लिख सकता हूँ 1 by x, लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ या ना। Yes. दैट्स इट। तो मैं R के जगह पे पुट कर देता हूँ 1 by x। सो यहाँ हो जाएगा, सो सही आंसर हो जाएगा 9 by 5x। लाइमन का जो लैम्डा 1 है वो आ रहा है R के इक्वल, और लैम्डा 1 क्वेश्चन में x दिया हुआ, R मतलब हो गया 1 by x। अब इस वाले फॉर्म में सब कुछ तो है, मैंने R को पहले वाले यहां से जो इन्फॉर्मेशन दी थी R इक्वल टू 1 by x वो पुट कर, सो 1 by x जैसे ही पुट किया हो गया। समझ में आया नहीं आया, बोलो डन। हाँ सर। किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो। चेक करो कुछ मिस्टेक तो नहीं किया मैंने, चेक कर लो एक बार। अब देखो मेरे मिस्टेक तभी पकड़ पाओगे जब पूरा ध्यान से देखो, नहीं तो फिर गए। देखो ध्यान से, कुछ मिस्टेक तो नहीं किया मैंने। नो सर। 5R by 9 था तो लैम्डा 2 इक्वल टू 9 by 5। अच्छा R नीचे होगा ना, इसको थोड़ा देख लो। ये था 5R by 9, सो लैम्डा 2 इक्वल टू क्या होगा 9 by 5R ना। सो R के जगह पे हम 1 by x पुट कर रहे हैं। R कितना है 1 by x, आई एम पुटिंग दिस। सो अगर मैं R के जगह पे 1 by x पुट करूंगा, x तो ऊपर हो जाएगा ना, इट शुड बी 9x। सो आंसर शुड बी 9x। चेक इट आउट। डन। ध्यान से देखो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया हाइड्रोजन का, उसका मैंने लैम्डा 1 नाम दिया, और क्वेश्चन में खुद ही लैम्डा 1 की वैल्यू दी गई थी x। लैम्डा 1 की वैल्यू उन्होंने खुद ही x दी हुई थी, हमने नहीं दिया था, उन्होंने x दिया हुआ था। ठीक है, उन्होंने बस वो यूज करिए। सबको क्लियर, मतलब एक इंफॉर्मेशन से हम दूसरे इंफॉर्मेशन तक पहुंचते, और इस काम में कुछ ज्यादा टेंशन नहीं है, बस हमको थोड़ी बहुत बातें आनी चाहिए। फॉर्मूला सेम, बस हमको आना चाहिए कि एक चीज को दूसरे चीज में कैसे यूज कर। तो में से किसी को नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज पूछ लो, फटाफट पूछो, बोलो।
कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा है ये सब? समझा सर। गुड। इसको मैं इरेज करूं? सबने लिख लिया? इरेज करूं इसे? हाँ सर। इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो ये था बातें जो हम लोग कर रहे थे, इसके बेस्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे थे और उसको समझने की भी कोशिश कर रहे थे कि हो क्या। ठीक है, अब देखो, फोर्टी फाइव सब लोग ट्राई करें। एवरीबॉडी 45। अच्छे से सोचो, दिमाग लगाओ। बोलो, थोड़ा सा सोचो। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम स्टार्टिंग फ्रॉम 7 से जंप हो रहा है, इंफ्रारेड कर रहा है। तो मुझे क्लास बताएगा कि इंफ्रारेड कब कब होता है। बोलो सब। N2 की वैल्यू 7 है। इंफ्रारेड कराने के चॉइस क्या क्या है हमारे पास? बोलो यार। इंफ्रारेड कब होता है? 1 पे जंप करते हैं तो क्या होता है बताओ? यूवी। अरे पढ़ाया यार, तुम लोग को क्या हो गया? बोल क्यों नहीं रहे हो? 1 पे जो जंप होता है उसको क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज। क्या होता है? यूवी। बोलोगे? अबे सुन पा रहे हो तुम लोग की नहीं? हाँ सर सुन रहे हैं। 1 को यूवी बोलते हैं, 2 पे जंप होता है तो Yes, विजिबल sir. होता है। इंफ्रारेड कब शुरू होता है? जब थर्ड से होता है। थर्ड पे जंप होगा तो इंफ्रारेड होगा, 4 पे जंप होगा तो इंफ्रारेड होगा, 5 पे जंप होगा तो इंफ्रारेड होगा, 6 पे जंप होगा तो इंफ्रारेड। यानी शुरू में 1 और 2 को छोड़ के कहीं भी जंप कराओ, सब इंफ्रारेड होगा। क्लियर? यस। तो कह रहा है विल प्रोड्यूस इंफ्रारेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 2170। तो वो तुमको इंफ्रारेड वेवलेंथ दे रहा है और लाइन भी बता रहा है। तो अब तुमको बताना है कि कौन सा है, N1 की वैल्यू कौन सी है जो वेवलेंथ दे रहा है। तो कौन सी बड़ी बात है? फॉर्मूला तैयार है तुम्हारा? क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है 1/λ r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/। अब इस लॉजिक से
जो इंफॉर्मेशन है हाइड्रोजन एटम के लिए है तो 1/लैम्डा निकालना पड़ेगा। आर की वैल्यू मैंने तुमको बताया, पुट करो, n1 के जगह पे पुट करो, जो तुमको निकालना है कहाँ पे जंप होगा, n2 की जगह पुट कर लो 7 स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, यहाँ से लैम्डा निकालो, जो लैम्डा होगा आंसर होगा। क्या सोच रहे हो इसमें? इसमें इतना क्या सोचना है भाई, बताओ तो। कर पाएंगे? ये वैल्यू दी हुई है लैम्डा की, कितनी है? 21709 नैनोमीटर। इसको मीटर में बदल लो, ये लैम्डा दिया हुआ है, आर की वैल्यू मैंने लिखवाई है, सिर्फ क्या निकालना है, लैम्डा n1 निकालो। एक्चुअली इस क्वेश्चन में अपने को n1 निकाल, सो ये दिया हुआ है 1/लैम्डा, 1/लैम्डा दिया हुआ है 2170, मैं इसको मीटर में बदल देता हूँ, इक्वल टू आर Z1 होगा, और जंप कहाँ हो रहा है वो हमको बताना है, जंप 7 से हो। तुमको सिर्फ n1 की वैल्यू निकाल, n1 की वैल्यू निकालो, वही आंसर। किसी को दिक्कत है तो बोलेगा। सबको क्लियर? अब जब तुम ऐसे क्वेश्चंस करोगे ना तो बहुत सारी चीजें, क्वेश्चन नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत। डन? चलो मैं इसको हटा रहा हूँ। आई होप सबको ये बात समझ में आ रही होगी। चलो 48 ट्राई करेंगे, एवरीबॉडी विल ट्राई 48। पढ़ो पहले क्या दिया हुआ है और उसमें तुम क्या कर सकते हो, सोचो अच्छे से। बोलो क्लियर हुआ? सोचो जरा अच्छे से सोचो। लैम्डा 1 क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। फर्स्ट लाइमन सीरीज कैसे निकालते हैं? 1/लैम्डा 1 आर, इंफॉर्मेशन देखो ध्यान से, Z1 मान लो, कुछ नहीं है तो n1 स्क्वायर। फर्स्ट लाइमन का मतलब ये हो, ये तुम्हारा फर्स्ट लाइमन। लैम्डा 2 क्या है? लैम्डा 2 के बारे में क्या कहा गया है? सेकेंड लाइमन सीरीज। सेकेंड लाइमन क्या होगा? जंप कहां से? 3 से। फर्स्ट लाइमन 2 से 1, सेकेंड लाइमन 3 से 1। अब थर्ड क्या है बताओ? थर्ड है फर्स्ट बामर से, लैम्डा 3 है फर्स्ट बामर से। बोलो आर, ये मतलब फर्स्ट बामर का मतलब 2 पे जंप, और 2 पे जंप कहां से? उसके ठीक ऊपर से। ये 1/लैम्डा, ये 1/लैम्डा 2, ये 1/लैम्डा 3, तीनों में रिलेशन निकाल लो। बताओ आंसर क्या होगा? तीनों में रिलेशन निकाल के बताओ व्हाट शुड बी द आंसर।
अच्छे से सोचो, बताओ क्या रिलेशन होगा। ये तुमको ही बताना है, मैं नहीं बता रही। सोचो, दिमाग लगाओ। शायद से निकली था यहाँ। हाँ भाई, ये गलती से, ये मेरा वाईफाई ना, दो लाइट कभी जाती है ना, 2 मिनट के लिए जाती है। मेरे घर में बैकअप है, तो 2 मिनट में वापस पावर बैकअप आ जाता है। तो जब कभी ऐसा हो, 2 मिनट बस वेट करना। 2 मिनट में मैं आ ही जाऊंगा। तो मैं आ गया हूँ। वापस से मुझे होस्ट बना दो, जो भी अभी होस्ट है, सो दैट मैं शेयर कर सकूं। प्लीज मेक मी होस्ट। अश्मिता, अश्मिता, प्लीज मेक मी होस्ट। So 1 minute. चलो बाकी लोग क्वेश्चन ट्राई करते रहो। क्वेश्चन तो लिख लिया था ना सबने? जल्दी ट्राई करो। सब लिख चुके हैं क्वेश्चन। सो हम यहाँ तक पहुंच गए थे, अगर सबको याद हो। 45 चल रहा था, और मैंने आपको रिलेशन बनाने के लिए कहा था, λ1, λ2, λ3 का। कि तुम लोगों, मैंने 48 बोला था कि 45 बोला था? 48। 48। 48 चल रहा था। तो उसमें हम लोगों ने 3 रिलेशन निकाले थे, 1/λ1। तो बताओ आंसर क्या होगा? अरे, इसके बाद भी नहीं कर पाए, ये गलत है भाई। इसका मतलब तुम लोग, मतलब थोड़ी सी दिमाग यूज नहीं करना चाह रहे हो। भाई मेहनत करना पड़ेगा, किसी का तो आएगा। 1/λ1 मतलब लाइमन का फर्स्ट लाइन क्या होगा? आर सॉल्व कर ही लो यार। 1/λ1 हो गया।
4 ऊपर हो जाएगा 3r/4। सो λ1 इक्वल टू हो गया 4/3r। देख लो किसी को दिक्कत हो रही है तो ठीक। अब λ2 निकाल लो। 1/λ2 कितना, सब कुछ वही, यहाँ पे 1 और यहाँ पे लेने का है 3 का। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा 9 और ऊपर आ जाएगा 8। तो ये आ जाएगा मेरा 8r/9। सो λ2 मेरा हो जाएगा 9/8r। अभी अभी निकाला मैंने, देखा सबने। λ2 जो आ रहा था वो आ रहा था 9/8। λ3 क्या होगा बोलो, सॉल्व करो। λ3 है बामर का, तो r फर्स्ट लाइन मतलब 3 का। सॉल्व इट, वी विल हैव दिस r 36 और यहाँ हो जाएगा 9/5 यानी। सो ये हो जाएगा λ3 कितना होगा, λ3 हो जाएगा, अगर ये 9 कट जा रहा है, λ3 हो जाएगा 9/r। सो λ1 है ये λ2 है, ये λ3। अब रिलेशन बना लो, क्या आंसर होगा बोलो, चेक करो, हर ऑप्शन में जाओ, बताओ कौन सा सही है। λ1 हो जाएगा 4/3r। तो λ1 is 4/3r, λ2 is 9/8r, λ3 is 9/r। चेक करो क्या आंसर होगा। बोलो, चेक करो, मैं कुछ गलती किया हूँ वो बताओ, सही आंसर बताओ, जल्दी जल्दी बोलो, समय नहीं है। फास्ट, क्या आंसर होगा बोलो भाई। चेक करोगे तो समझ में आएगा जल्दी। क्या आंसर होगा बोलो, हर ऑप्शन को चेक कर लो ना। ऑप्शन नंबर ए चेक करो पहले, ऑप्शन नंबर ए में जाओ, λ2 इक्वल टू λ1 प्लस λ3 ट्राई करो, आ रहा है, सही है। अरे हिट एंड ट्रायल कर लो ना, ऑप्शन नंबर 1 ट्राई करो पहले, ऑप्शन नंबर ए ट्राई करो। λ2 इक्वल टू λ1 प्लस λ3 है क्या, मुझे तो नहीं लग रहा। ये λ2 है, ये λ1 है, λ1 और λ3 को जोड़ेंगे, λ2 आएगा, मुझे नहीं लग रहा, नहीं आएगा। तो 1 तो गलत है, बी ट्राई करो। λ2 इक्वल टू λ2 इंटू λ3, λ1 प्लस, ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो, बी। हर ऑप्शन में जाओ और ट्राई करो भाई, जल्दी करो। बोलो, λ2 क्या था, ये था
ये 8r/9, तो लैम्डा 2 कितना था, उल्टा हो जाएगा 9/8। लैम्डा 1 है 4/3 है, लैम्डा 3 है 9/r। तो चेक करो क्या बी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, हाँ या ना? यस सर। वही तो मुझे लग रहा है हो रहा है, बी ऑप्शन सही है। हाँ चेक सर। करो बी ऑप्शन करेक्ट है। सबको क्लियर? सो हम सॉल्व किए, तीनों निकाल लिए और तीनों में रिलेशन निकाल लिए, फिर हिट एंड ट्रायल कर लिए, जो सही है वो है। अगर मुझे समझ है कि लाइमन फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है, पामर सेकेंड लाइन का मतलब क्या है, पास्चन थर्ड लाइन का मतलब क्या है, तो हमारे लिए काम अपने आप आसान हो जाता। ठीक है, सो इसमें कोई डाउट नहीं है कि बी ऑप्शन सही है। तुम लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 की वैल्यू पुट करके देख लो, बी पक्का सही होगा। कोई कुछ कहना चाहता है, किसी को दिक्कत है तो बोले, प्लीज बोले, बोलो। किसी को कुछ भी पूछना है, दिक्कत हो रही है, बोलो प्लीज। नो सर। ओके, इसको इरेज करूं? सर Done. ये सब चल रहा है और हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। मेरी जो क्वेश्चंस थे बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि आप अगर अच्छे से सोचोगे तभी उससे काम होगा। तुम्हें लग रहा है तुम सोचोगे भी नहीं और आंसर भी आ जाएगा तो मुश्किल। मुझे लगता है कि हर बच्चे को थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, जब तक वो बात समझ में नहीं आएगी उसको दिक्कत रहेगी। खैर कोई नहीं, मैं बढ़ता हूँ आगे, नेक्स्ट पॉइंट पे लौटते हैं। अब एक क्वेश्चन दूसरा ले रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ अगले टाइप के सवाल। सारे बच्चे ध्यान देंगे और गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब देखो ये गेट इक्विप्ड फॉर जेई में हम आ गए, ये एक लेवल आगे है। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछूंगा इसके सवाल और तुम सब लोग ईमानदारी से ट्राई करो। क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1। एवरीबॉडी विल डू दिस। पहले समझो व्हाट इज सीरीज लिमिट क्या होता है। कौन अपने दिमाग से सोच के बताएगा व्हाट इज सीरीज लिमिट? बताओ, कोई है जो हमें बता पाएगा व्हाट इज सीरीज लिमिट? किसी भी सीरीज की लिमिट क्या होगी बताओ, सोच के बताओ। कोई अपने मन से गेस करो, कोई गेस कर लो, गेस से भी चलेगा। अगर कोई पूछ रहा है पास्चन सीरीज का सीरीज लिमिट क्या होगा, लाइमन का सीरीज लिमिट क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरीज लिमिट, कौन बताएगा मुझे? बोलो। सीरीज लिमिट का मतलब होता है जहां पे मैक्सिमम एनर्जी मिलती है। सीरीज लिमिट का मतलब है जहां पे मैक्सिमम एनर्जी मिलती है। बोलो हाँ या ना। बोलो भाई। तो पास्चन सीरीज में मैक्सिमम एनर्जी कब मिलेगी? लाइमन, बामर, पास्चन। पास्चन के लिए N1 की वैल्यू होती है 3, when N2 is infinity. N2 की वैल्यू कितनी होगी? इनफिनिटी। यानी जब एनर्जी सबसे ज्यादा मिलेगी, यानी पास्चन सीरीज की जो सीरीज लिमिट होगी तो तब होगी जब N2 इनफिनिटी। ठीक है, तो क्या हम लोग वेवलेंथ निकाल सकते हैं? वो वेवलेंथ बताओ जब सीरीज लिमिट लग रही होगी, यानी ये फॉर्मूला लगा। जेड की जगह पे लेना पड़ेगा 2 का स्क्वायर, और ये पास्चन है तो 3 का स्क्वायर। यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4r इंटू यहाँ पे जो चीज आएगी वो आएगा 1। सॉल्व इट, आर की वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, यहाँ से आर निकालो, वही तुम्हारा आंसर है।
देख लो, आर की वैल्यू मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, उसको पुट करो मीटर वाले को, एग्जैक्ट आर की वैल्यू आ जाए। बाद में 10⁻⁻10 वाला फॉर्मूला लगा के उसको एंगस्ट्रॉम में बदल देना, क्योंकि मैंने सिखाया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है। हमारा आंसर यहां से मीटर में आएगा, बट उसको बाद में बदल, ठीक। क्या हम निकाल पाएंगे यहां से लैम्डा? अरे आर की वैल्यू बताई है ना मैंने तुम लोगों को, बोल दे यार। Yes. तो पुट करो ना, आंसर निकालो जल्दी। लैम्डा, आर की लैम्डा की वैल्यू कितनी हो, निकाल पाओगे कि नहीं? बोल दो हाँ या ना सब लोग। अबे निकाल पाओगे? ऐसे मत कर यार, डिप्रेस हो जाऊंगा मैं, प्लीज ऐसा मत कर। कुछ तो बोल मेरे भाई, आर की वैल्यू पुट नहीं कर पाएगा? वो भी करूं मैं पूरा? अरे टेक्स्ट ही कर दे यार, नोट्स देख ले, आर की वैल्यू मैंने बताया है क्लास में। आंसर बताओ जल्दी। यहां से लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 9/4 आर। पुट द वैल्यू, यू विल गेट द रिजल्ट। डन। आर पुट करना होगा तुम्हें। आर क्या होता है मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। चलो 2 का आंसर बता दे यार। 2 में तो कैलकुलेशन नहीं है, देख के बताना है। बताओ 2 का आंसर क्या होगा? टेक्स्ट ही कर दो सब लोग, 2 का आंसर बताओ। टेक्स्ट ही कर ले भाई। अरे टाइम टेकन 1 रिवॉल्यूशन सिखाया मैंने थोड़ी देर पहले, बोलो हाँ या ना। B. हाँ तो आंसर बताओ क्या होगा इसका। क्या था फॉर्मूला? टाइम पीरियड जो था, अगर तुमको याद हो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला सिखा देना डायरेक्टली उससे, n3/z²। ये मैंने लिखवाया था लास्ट क्लास में, अगर याद हो। Option B. तो बच्चा भी बता देगा कि ऑप्शन बी है। ये भी नहीं बताने के लिए तैयार हो तुम लोग यार, मतलब जुल्म करके बैठे हो। ये मैंने लास्ट लेक्चर में लिखवाया है, बट इसके बावजूद बोलने को तैयार नहीं हो तुम लोग। अरे तुम्हें क्या लगता है बैठे रहोगे और सब कुछ सीख लोगे? अबे जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे, जब तक खुद परेशान नहीं होगे, तब तक सब्जेक्ट कैसे आएगा तुम्हें बताओ। ओके, थोड़ा सा ट्राई तो करना पड़ेगा यार, और कोई चॉइस ही नहीं है। यू हैव टू ट्राई समथिंग। चलो डन, सबको क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं
बहुत सारे सवाल है जो कर सकते हैं, आसान है हालांकि, लेकिन चलो ठीक है, पढ़ते हैं आगे। इस पे क्या क्वेश्चन आ सकता है, इस पे कैसी कैसी बातें हो सकती है, वो तुमको आइडिया होगा जैसे जैसे तुम क्वेश्चन करोगे, और इस पे हमारी इंफॉर्मेशन बढ़ेगी। लेकिन जरूरी है कि तुम खुद से कितना ट्राई करते हो। अगर तुम बहुत ज्यादा खुद से ट्राई नहीं करते हो, तुमको बहुत सारी दिक्कतें होती रहेगी, और वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके, तुम बहुत सारा ट्राई करो। ठीक है, चलो अगला सवाल दे रहा हूँ, सब लोग ट्राई करो। शेयर कर रहा हूँ, देखो। इसमें हर तरह के क्वेश्चन है, बट जो पार्ट हमने किया हम उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे, तो हमको थोड़ा क्लियर रहेगा। तो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31। सब लोग पढ़ो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन 5th शेल में पहुंच गया, ठीक, और वहां से जंप करेगा। तो जंप करने का उसके पास बहुत सारे चॉइस, बहुत सारे, लेकिन हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना, तभी ये बात हो पाएगी। क्योंकि हमको कहना है कि वो सिर्फ एमिशन स्पेक्ट्रा में जो अपीयर होगा उसी को लेना। एमिशन स्पेक्ट्रा का मतलब है जहां से एनर्जी रिलीज होगी, उसको देखना, ठीक है। तो जरा इसको समझते हैं वापस ठीक से, कि कोई लाइन जो फर्दर एमिशन स्पेक्ट्रा में हो उसके हिसाब से काम करना। तो चलो दिमाग लगाओ, सोचो जरा इसका मतलब क्या। सो जवाब एकदम आसान है, 5 से 1 का जंप। जंप 5 से 1 का फॉर्मूला मैंने तुमको सिखाया हुआ। नंबर ऑफ लाइंस का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, बोलो। सिखाया था, कितना होगा 4 याद करो।10 देखो एक बार ध्यान से,
सो नंबर ऑफ लाइन जो यहाँ पे बन रहे हैं ना, वो बन रहे हैं 10। ठीक है, सो हमारा आंसर कितना होगा बच्चों? 10. बोलो यार, अब इसमें भी तुमको दिक्कत है? सीधा फॉर्मूला लगाने में भी कष्ट है। बताओ, ये फॉर्मूला बताया था कि नहीं? आया ना? Yes. फिर भी आंसर बता नहीं रहे हो भाई। फॉर्मूला लगाने में कंजूसी क्यों? जो फॉर्मूला बताया वो तुम्हारी जुबान पे होना चाहिए फटाफट। देखो भाई, मैं फिर तुम्हें समझा रहा हूँ, अगर तुम अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हो तो जो फॉर्मूला सिखाया गया उसको यूज करना सीखो। अच्छा स्टूडेंट वो नहीं है जो फॉर्मूला याद करता है, अच्छा स्टूडेंट वो है जो सही जगह पे सही फॉर्मूला यूज करता है। That's why we are here and that's why I am teaching you, that's why I am training you कि तुम कैसे सही फॉर्मूला को सही जगह लगाओ। So मैं सिर्फ तुमको कहानी सुनाने के लिए नहीं बैठा हूँ कि क्या क्या हुआ वो मैं तुमको बता दूं, वो मेरा काम नहीं है। शायद कोई स्कूल में या कॉलेज में जहां तुम जाते, कॉमन कॉलेज में, वहां तुमको मिलता। मैं यहाँ इसलिए हूँ कि तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाओ। मैं यहाँ इसलिए हूँ कि तुम्हें फॉर्मूला लगाना सिखाओ। लेकिन भाई अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक तुम एफर्ट नहीं लोगे। अब तुमने अगर कसम खा ली कि नहीं सर मैं तो नहीं उठाऊंगा पेन, आप सॉल्व करेंगे मैं सिर्फ लिखूंगा, तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। तुम्हारा पेन उठाना बहुत जरूरी है, तुम्हारा ट्राई करना बहुत जरूरी है। टीचर्स हेल्पलेस होते हैं तब तक जब तक स्टूडेंट खुद की हेल्प ना करे। मैंने सारा फॉर्मूला बना दिया, सब सिखा दिया, लेकिन सॉल्व करना तुम्हारा काम है। तुम जब पेन उठाओगे तो मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ। मुझसे सारे क्वेश्चन सॉल्व करा के तुमको बहुत फायदा नहीं होगा। मजा तब आएगा जब तुम बहुत सारा सॉल्व करो। ठीक है? अबे समझे नहीं समझे बोलो। चलो 21 ट्राई करो सब फटाफट, और 33 ट्राई करो। 21 एंड 33 जल्दी जल्दी। इतनी प्रैक्टिस इसीलिए करवा रहा हूँ सो दैट तुम लोग का हाथ खुल जाए, तुम लोग पेन उठा के सॉल्व करना सीखो। वरना मुझे इतने सॉल्व कराने की जरूरत नहीं थी, मुझे सिलेबस भी आगे ले जाना, बट मैं जानबूझ के इतने क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। इसी बहाने तुम सब सॉल्व करना सीख जाओगे। चलो 21 ट्राई करो पहले, फिर 20, फिर 33 करो। मेक मी होस्ट फर्स्ट फटाफट। अश्मिता मेक मी होस्ट वंस।
चलो 21-33 फटाफट। ट्वेंटी वन कितने लोगों से हो गया बोलो। अरे बोलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन प्रोड्यूस करेगा? अरे भाई तू जरा, मतलब तुम लोग फॉर्मूला लिखने के लिए भी तैयार नहीं हो। देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर तुम फॉर्मूला लिखने को भी तैयार नहीं हो तो कोई यहाँ कुछ नहीं कर सकता बंधु। ये है फॉर्मूला, ये वैल्यू सेम है। अब ये फॉर्मूला है तुम्हारा। क्वेश्चन है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब बनेगा। देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तब बनेगा जब वेव नंबर, मतलब इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। जब ये बहुत ज्यादा होगा 1/λ, तो लैम्डा बहुत छोटी होगी। तो ये वाली चीज अगर बड़ी हो जाए, ये अगर लॉन्गेस्ट हो जाए, तो लैम्डा अपने आप शॉर्टेस्ट हो जाए। सो लैम्डा शॉर्टेस्ट करना हो तो इसको लॉन्गेस्ट करना होगा, और इसको लॉन्गेस्ट करने के लिए, इसको सबसे बड़ा करने के लिए हम डिपेंडेंट है जेड के ऊपर। जिसका जेड बड़ा होगा उसका वेव नंबर लॉन्गेस्ट होगा, और उसी का वेव लेंथ शॉर्टेस्ट होगा। सो जेड पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो इन चारों में सबसे ज्यादा जेड किसका है भाई, बता दो। अरे बोल यार, इन चारों में जेड सबसे ज्यादा किसका है? बेरिलियम। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बेरिलियम। यही तो पूछ रहा था, अपने मन से भी तो कर सकते थे। अब इतना सा भी नहीं सोचोगे तो मैं कैसे तुम्हारी हेल्प करूंगा बताओ। बड़े बड़े क्वेश्चन तो छोड़ो, सीधा फॉर्मूला है, तुमको थोड़ा सा सोचना है, एकदम थोड़ा, वो भी सोचने को तैयार नहीं हो, तो कैसे मैं तुम्हारी हेल्प करूं बताओ। भाई थोड़ा तो सोचोगे, है कि नहीं? यस। चलो ठीक है, अब 33 करो जल्दी। ऑप्शन ए। सब लोग ट्राई करो। पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट हाइड्रोजन। भाई सब जानते हैं पोटेंशियल जो है डबल होता है बोर टोटल एनर्जी। अब ये भी एक ही बच्चा बोल रहा है, सब लोग नहीं बोल रहे। साफ साफ बताया था मैंने कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। इसमें भी टाइम लग रहा है, बट कोई भी कह सकता है 1 होगा, बताया हुआ है। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरे हाथ में बहुत सारी चीजें है नहीं, सारी बड़ी चीजें तुम्हारे हाथ में, और वो बड़ी चीजें हैं, फॉर्मूला तुम्हारे पास है, सारी कहानी मैंने तुमको बता दी। आज की पूरी क्लास मैंने तुमको सिर्फ प्रैक्टिस करवाई, इसलिए कि तुम पेन उठा सको, दिमाग लगा सको, और कम से कम गलती कर सको। लेकिन अगर तुम लोगों ने कसम खा लिया कि नहीं हम तो पेन नहीं उठाएंगे, सर सॉल्व करेंगे, हम वही लिखेंगे, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहां पे जाके तुम्हें अपना देखना पड़ेगा अरेंजमेंट, सिर्फ मेरे बताने से नहीं होगा। एनीवेज, सो ये सब बातें हैं जो मैं तुमको बताना चाह रहा था।
इसकी क्वेश्चंस मैं कराना चाह रहा था, वो मैंने काफी हद तक कराया, बट लेट मी टेल यू, थोड़ी सी पढ़ाई हमें और करनी होगी, थोड़ा सा मेहनत हमें और करना होगा. आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द प्रोग्रेस ऑफ योर्स. आई थिंक तुम लोग और अच्छा कर सकते हो, बट प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग मेहनत करना शायद नहीं चाहते, या तुमको लग रहा है कि इतनी टेंशन कौन. भाई कोई और ऑप्शन होता, मेहनत का कोई और अगर सब्स्टिट्यूट होता तो मैं तुमको कहता क्यों छोड़ दो, लेकिन यकीन मानो हमारे पास मेहनत का कोई और सब्स्टिट्यूट अब है नहीं. हमारे पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि हम पढ़ाई करें, कोई और तरीका नहीं. इसलिए मुझे भी उसी तरीके से आगे बढ़ना. ये देख लो एक बार, लास्ट लेक्चर में हालांकि इसके बारे में हमने बातें की थी. एक बार ये अपने मॉड्यूल का पार्ट है, ऐसे कुछ बड़ी बात नहीं है. सो एक बार देखो ऊपर से, तुम लोग के पास ओरिजिनल बुक है, मॉड्यूल है, 87 पेज निकाल सकते हो, इसमें सबकी डेफिनेशन दी गई है. एमिशन स्पेक्ट्रा का मतलब है द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन emitted by a substance that has absorbed energy is called emission spectrum. मतलब एक ऐसा स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन जो एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद रिलीज करता है. यानी पहले उसको हम एनर्जी देते हैं, वो लेके हायर में जाता है, फिर वहां से नीचे आता है. जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रा. ठीक है, ये एटम्स में होता है, मॉलिक्यूल्स में होता है, आयंस में होता है. ठीक है, ध्यान रखना. सो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट हैव एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन आर सेड टू बी एक्साइटेड टू प्रोड्यूस एन एमिशन स्पेक्ट्रम. सो जब तुम कोई एटम, मॉलिक्यूल, आयन को हीट करते हो तो उनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हायर स्टेट में चले जाते हैं, और फिर वो नीचे आते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं. उसको ही हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं. ठीक है, ध्यान रखना इस बात को. To produce an emission spectra, energy is supplied to a sample by heating it and irradiating it, and the wavelength of the radiation emitted. As the sample gives up, the absorbed energy is recorded. If the atom gains energy, the electron passes from a lower energy level to higher energy. कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक एटम को जब तुम एनर्जी दोगे वो लोअर से हायर जाएगा. दैट मीन्स अ स्पेसिफिक वेवलेंथ इज एब्सॉर्ब. पर्टिकुलर 2 से 3 गया, 3 से 4 गया, उस स्पेक्ट्रम को जो पर्टिकुलर एनर्जी लेके एक पर्टिकुलर जगह पे गया, तो स्पेक्ट्रा में एक डार्क लाइन अपीयर होता है. इस डार्क लाइन को हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं. जैसे मान लो कोई 1 पे है, 1 पे तो तुमने हीट दिया, वो 3 पे चला गया, तो एनर्जी लेके गया ना, तो पहले से जो सिस्टम में एनर्जी पड़ी थी उसका एक पर्टिकुलर पार्ट जो इन दोनों के गैप के बराबर है वो लेके वो ऊपर गया. तो जब कभी कोई लोअर से हायर एनर्जी लेके जाता है तो वहां पे एक ब्लैक लाइन अपीयर होती है, क्योंकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो चुकी होती है. उस डार्क लाइन को ही हम लोग स्पेक्ट्रा में आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. और इस एमिशन का मतलब है जब हम किसी एटम को, मॉलिक्यूल को, आयन को हीट करते हैं, ऊपर जाता है, लौट के जब नीचे आता है, जो वो रिलीज करता है वो एमिशन स्पेक्ट्रा. लगातार जो स्पेक्ट्रा देता है वो कंटिन्यूअस है, बीच में कोई गैप नहीं. देखो ऐसे से चल रहा है, बीच में कोई गैप नहीं है. ऐसे ही ये देखो, इफ योर सनलाइट को प्रिज्म से बाहर करो, ये कंटिन्यूअस. इस कंटिन्यूअस में क्या होगा, बीच में गैप बहुत सारे. ठीक है, डिसकंटिन्यूअस को हम लोग लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं. when an electron is excited state makes a transition to lower energy state, light of certain fixed wavelengths are emitted. When such a light is dispersed, we get sharp bright line in dark background such a spectrum. ऐसा होता है कि इसमें क्या होना है कि सबके बीच में गैप कुछ सेम सा है, इसलिए यहाँ ऐसी लाइन. लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि इनके वेवलेंथ का गैप बड़ा बड़ा हो, एक दो यहाँ हो, ये दोनों यहाँ और एक यहाँ हो, फिर एक यहाँ हो. अगर इनके बीच का गैप बहुत बड़ा हो गया तो बीच में डिसकंटिन्यूटी दिखे, और उसको ही हम लोग डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. जैसे देखो एग्जांपल देता हूँ, हाइड्रोजन के केस. ये पहली लाइन है, इसकी एनर्जी है -13.6, दूसरी लाइन है -3.4, तीसरी लाइन है -1.4, चौथी लाइन है -4.8,
देख के बताओ क्या ये गैप सेम है? नहीं है ना सेम, बल्कि गैप धीरे धीरे घटता जा रहा है। 1 और 2 का गैप सबसे बड़ा है, फिर गैप छोटा है और छोटा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम गैप की बात करें तो ये फिक्स नहीं है, दैट इज नॉट फिक्स गैप। इसलिए इस स्पेक्ट्रा को हम लोग जो एटम वाला है उसको कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। वैसे ही मॉलिक्यूल में और गड़बड़ है। मॉलिक्यूल में क्योंकि 2 एटम होते हैं, दोनों में जाती है तो उसमें तो बैंड बनते हैं और बीच में और गैप बढ़ता चला जाता है। तो मॉलिक्यूल वाला जो होता है उसको हम लोग बैंड स्पेक्ट्रा कहते हैं। एब्जॉर्प्शन तुम समझते ही हैं, हीट किया, ट्रांजिशन किया और बीच में एक ब्लैक लाइन बना, तो पहले ही बता चुका। सो दैट्स इट, ये याद रखेंगे हम लोग। सो लाइन स्पेक्ट्रा एटम के लिए यूज करते हैं, बैंड स्पेक्ट्रा मॉलिक्यूल के लिए यूज करते हैं, और ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होता है। और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा तब होता है जब सनलाइट को प्रिज्म से गुजरता है। सो ये सब बातें थी जो आप लोग थोड़ा सा देख लेना, ये आपके पास है ही ऑलरेडी, पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट क्लास में यहीं से आगे बढ़ेंगे, मैं कुछ क्वेश्चन भेजूंगा आपको, बट मेक श्योर कि मेरे क्वेश्चन भेजने से भी नहीं होगा जब तक आप घर पे ट्राई नहीं करेंगे। मैं आपकी बहुत हेल्प नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, 1-2 मिनट है मेरे पास। You want something to ask, then ask. बोलो। Okay, nothing to ask. Then चलो bye bye, take care. Next week मिलते हैं. Okay, thank you. Bye. Bye, sir. Bye bye.